नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक चर्चित मुद्दा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नया मुद्दा नहीं है, ये काफी पुराना मुद्दा है। हाँ, किसी कारणवश इसे लागू नहीं गवर्नमेंट ने किया, वो अलग विषय है, बट ये कोई बहुत नया मुद्दा नहीं है कि नहीं, ये मुद्दा आज ही उभरा है। ये मुद्दा आजादी के 75 सालों से आज तक ये मुद्दा चला आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। आज हमारा देश 75 साल ये पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटिश शासन में होती है। आप जब भारत का भूगोल देखेंगे, इतिहास देखेंगे, नागरिक देखेंगे, उसकी वास्तु स्थिति को जानेंगे तो आपको सब कुछ आईने की तरह साफ होता चला जाएगा। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है। हाँ, चर्चा में बना है, चर्चा में ये 75 सालों से बन रहा है, चर्चा में ये ब्रिटिश शासन से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो विधि आयोग है, 22वें विधि आयोग, ये उसी हिसाब से ये चर्चा में है। हालांकि जो हमारे धार्मिक संगठन के लोग हैं, जनता जनार्दन है, कुछ शिक्षाविद हैं। अब शिक्षाविद का मतलब ये नहीं कि कोई ऐरा गैरा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत महान, जो कि इतिहास के ज्ञाता होंगे, जो जेएनयू और यूपीएससी के अध्यक्ष रहे होंगे, कुछ व्यक्ति सरकार में बेहतर कामकाज किए होंगे। हालांकि हम भारत के नागरिक हैं, हम भी अपनी राय देंगे, लेकिन पहले जो विद्वान हैं उनसे राय मांगी गई है। सभी रायों को एकत्र करके जो सकारात्मक बातें आएंगी उसे गवर्नमेंट लागू करेगी। अब आप हमारी एक बात को समझ पा रहे हो कि हमने बोला कि विद्वानों की बात। संस्कृत का एक वाक्य है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते हैं। विद्वानों की पूजा हर जगह की जाती है, चाहे हम हो, आप हो या अन्य कोई भी। तो राय मांगे गए हैं और जनता के भी राय मांगे गए हैं। जनता में सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग, आम जन की राय, कुछ शिक्षाविद की राय, कुछ पॉलिटिशियंस की राय, सभी रायों का समायोजन करके जो सकारात्मक पहल निकलेगा, गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। आप पूरी तरह से हमारी बात को समझ पा रहे हैं हम क्या चर्चा कर रहे हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसे गवर्नमेंट लाना चाहती है। राय मांगे गए हैं, राय आने के बाद जो सकारात्मक जवाब होंगे उस पर कार्य किया जाएगा। तो अब आते हैं अपने हम मुख्य विषय की तरफ। हमने ये जाना कि ये चर्चा में क्यों है। अब हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। देखो, इसका मतलब है समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। इसका मतलब है एक देश, एक कानून, सब व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो अन्य किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो। सबके लिए एक समान कानून हो, किसी से किसी का कोई भेदभाव नहीं। जो छोटी मोटी हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, जो शोषण हो रहा है, पीड़ित महिलाएं आ रही हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये उन्हीं लोगों के लिए बेसिकली हमारी गवर्नमेंट काम करना चाहती है। और हमें लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या। इसका अर्थ है समान नागरिक संहिता। समान, सबको एक समान, नागरिक प्रत्येक व्यक्ति, संहिता मतलब कानून, प्रत्येक व्यक्ति के लिए
एक कानून, एक नियम और सभी को एक समान दृष्टि से न्याय दिलाने का जो कार्य होगा, उसी का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 44 में ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कि जितने भी नागरिक हैं, जिस क्षेत्र के भी नागरिक हैं, समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का जो काम होगा, ये उस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में? 44 अनुच्छेद में ये पहले से जिक्र है। इसका मतलब क्या है? ये मामला पुराना नहीं है, ये मामला नया नहीं है, ये मामला काफी पुराना है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44वें में इसका जिक्र है। कभी कभी छोटी मोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें। संविधान का जो 44वां अनुच्छेद है, उसके तहत समान नागरिक संहिता का जो अधिकार है, जो नियम है, जो प्रावधान है, उसे प्राप्त करने का अधिकार है। गवर्नमेंट इसी को आधार मान के तो काम कर रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे 44वें अनुच्छेद में इसका जिक्र है। और हमने अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम पहले ही बता दिए थे कि इसकी जो उत्पत्ति होती है ब्रिटिश शासनकाल से होती है। जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिशों का जब आगमन हुआ, तो उन्होंने अपने वर्चस्व को, अपने एकाधिकार को प्रयोग करने के लिए, अपनी एक सत्ता चलाने के लिए उन्होंने इसे इंडिया में लागू किया था। चलिए अब हम जानते हैं इसकी जरूरत कब, क्यों और कैसे होती है। समान नागरिक संहिता की जो उत्पत्ति हुई, हमने बतला ही दिया कि ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। और ये कब हुई थी? 1835 में हुई। इसके प्रावधान क्या बनाए गए थे? इसके प्रावधान बनाए गए थे जैसे कि अपराध, कैजुअलिटी, तलाक, बच्चे गोद लेने का जो प्रावधान है, ये सारे चीजों का जिक्र इसमें किया गया। फिर 1941 में, 1941 में एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के गठन का नाम था BN राव समिति। उसका गठन हुआ, याद रखें, 1835 में इसकी उत्पत्ति होती है। और 1941 में 1941 में एक कमेटी का गठन होता है, BN राव समिति कमेटी का गठन। इस कमेटी को गठन करके आगे और भी कमेटियों का गठन किया जाता है। फिर जो 1941 में BN राव कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी को आधार मान 1956 में एक कानून बनता है, एक विधेयक पारित होता है, जिसको हम हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कहते हैं। इसमें बौद्ध, जैन, सिख, इनमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख को उत्तराधिकारी से संबंधित कानून में, आप समझें, 4 जाति, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, यही 4 थे। इन्हीं का जो उत्तराधिकारी जो होता था या हुआ, ये उन्हीं में संशोधन किया गया। किस सन में? तो 1956। उसके बाद मुसलमान और पादरियों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग कानून बना। और कानून बना तो कानून व्यक्तिगत रूप से मौजूद भी रहा। और ऐसा नहीं है कि कानून पहले बना तो उसको अंग भंग किया गया, ऐसी बात नहीं है। कानून बना, उसी कानून को आधार मान के आज हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। हालांकि
ये 1835 में 1941 अब तक तो ये चला ही आ रहा है और आगे भी देखिए क्या होता है। सबके विचार सुझाव मांगे गए हैं। इन विचार और सुझावों को आधार मान के जो उसमें से सकारात्मक जवाब निकलेगा उसमें हमारी गवर्नमेंट काम करेगी। अब हम देखेंगे कि भारत की जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, ये क्या निर्णय लेती है। तो एक निर्णय हमारे ख्याल से 1995 में लिया गया था, जो कि सरला मुद्रल नाम की महिला थी, उन्होंने भी इस पे कुछ काम किया था। हालांकि ये सब पुराने मामले, हम करंट मामले देखेंगे। 2013 की बात हम करते हैं। आप ये भी जान लें कि 2013 में जॉन बालामथम बनाम भारत संघ पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जाए, इसके लिए उन्होंने फाइट किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है 2015 में। कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सकता। वो संसद को आदेश देता है कि समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद शाहबानो केस 2017, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और इसे एक आपराधिक अपराध बना दिया। फिर जो हमारी विधि आयोग है 2018, फिर ये चर्चा का मुद्दे बनता है। अब आवश्यक है कि इसे लागू किया जाए न किया जाए, ये तो गवर्नमेंट और न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर है कि आगे क्या होता है। फिर ये मुद्दा 2019 में उठता है। कब? जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था, तब बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल करती है। अभी तक तो आप जान लिए 1835 से लेके 2019 तक का इतिहास आपने जाना, पढ़ा। आगे गवर्नमेंट का जो निर्णय होगा, आगे जो गवर्नमेंट इस पे कार्य करेगी, उस निर्णय का हमें भी इंतजार है जब इस सकारात्मक कानून को पूरे भारत में लागू किया जाए और बेहतर तरीका से लागू किया जाए। और मैं खास करके उन विद्यार्थियों से अपील करूंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के इस टॉपिक को आप पॉलिटी के खंड से मेंस और पीटी को ध्यान में रखें, अपनी स्टडी को जारी कर रखें, तनाव मुक्त रहें, जिंदा दिल रहें। जब आप तनाव मुक्त रहिएगा, जिंदा दिल रहिएगा, तभी आप इसको समझ पाइएगा और तभी आप किसी चीज को से फाइट कर पाइएगा। वरना मुर्दों की दुनिया में तो हम हैं ही, यहां जिंदा दिल कौन है? आप जितने बेहतर तरीका से तनाव मुक्त होके आप एक एक चीज का स्टडी करेंगे, आपका हर टॉपिक क्लियर होते जाए। आप बिल्कुल तनाव ना लें, आप निश्चिंत होकर पढ़ें, एक एक टॉपिक को ध्यान में रखें, एक एक एक्ट को 1835 से अब तक का जो इतिहास रहा है आप उसे देखें, आप उसे जानें, आप उसे सोचें। आप अपने टीचर से, क्लास टीचर से, बुक से, नोट से, जहां से भी आपको रिलेवेंट हो रहा हो, बेहतर तरीका से इस टॉपिक के कार्य करने की कुशलता अगर आपकी बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे आप इस पे कार्य करें और कार्य करना आरंभ कर दें। और मैं यूपीएससी के उन विद्यार्थियों से अपील करूंगा जिनका पीटी निकल गया है, उनके लिए तो ये रामबाण का काम करेगा। मेंस में यहां से सीधे सवाल बनेंगे पॉलिटी में, पेपर 2, पेपर 1, 2 और 3 में निश्चित तौर पे प्रश्न बनेगा। नहीं सीधा बनेगा, टेढ़ा ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो आप इसे भी अपने मेंस के हिसाब से इसे लिखें, पढ़ें, इसमें बेहतर तरीका से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, जिंदा दिल होकर पढ़ें, तनाव मुक्त होकर पढ़ें। निश्चित तौर पे आपको आपकी मंजिल मिलेगी। धन्यवाद।